मैंने अपने दाएं हाथ की खुली हथेली तुम्हारी ओर बढ़ाई थी। देखो ना, इसमें उम्र की रेखा कहाँ है। लगता है ऊपर वाले ने भूल से खींची ही नहीं। मैंने फीकी हंसी हंसने का प्रयास किया था। विस्फारित नेत्रों से तुमने खुली हथेली की ओर नहीं, मेरे चेहरे की ओर ताका था, अविश्वास से। मैंने एक गहरी सांस ली। हाथ की रेखा की बात तो यूं ही कर रहा था। वैसे भी मेरी जिंदगी अधिक लंबी नहीं मिहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर फिर अभी तो पढ़ ही रहा हूँ। पढ़ाई पूरी भी कर चुका होता तभी शायद विवाह नहीं करता। घर गृहस्थी के जंगल में मन रम नहीं पाएगा, मैं जानता हूँ। जिसे बैरागी बनना है वह। यह सब सुनना शायद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हारी आकृति में कितने ही रंग एक साथ उभर उतर रहे थे। मुझे लगता है तुम हर प्रश्न को अब गंभीरता से लेने लगी हो। तुम्हारी निरंतर बढ़ती भावुकता से कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। जिससे प्रेम हो उसी से विवाह भी किया जाए, क्या यह जरूरी है? एक धुंधली सी लौ के सहारे आदमी अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता है बिना किसी अभाव को महसूस किए। मैं कह ही रहा था कि तुम एकाएक बिफर पड़ी थी। पुस्तकों में आज तक जो जो पढ़ा है सारा ज्ञान आज ही उगल देंगे। आपसे विवाह के लिए किसने कहा है? सन्यासी बनने या हरिद्वार जाने से कौन रोक रहा है आपको? तुम्हारे माथे पर एक साथ कितनी समानांतर लकीरें खींच आई थी उस पर। आज छुट्टी दे दीजिए। चहकती हुई तुम कमरे में आई थी। क्यों? पटवा डांगर से जीजी आई हैं। कहती हैं पिक्चर चलेंगे। बड़े उत्साह से तुमने कहा था। पिक्चर बहुत जरूरी है क्या? 20 से हाफ ईयरली है तुम्हारी। बस आज के अलावा फिर कभी नहीं। आई श्योर। तुमने एक ही सांस में कह डाला था और मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही तुम तैयार होने चली गई थी। किताब परे पटक कर जाने के लिए मैं उठ ही रहा था कि श्रीमती दत्ता कमरे में आई। उस दिन के बाद आज पहली बार देखा था उन्हें। कहीं जाने की जल्दी में हैं? जी नहीं। बच्चे पिक्चर जा रहे हैं, टिकट खरीद कर बिठला देंगे। जी हाँ। श्रीमती दत्ता मेरे जी हाँ कहने के ढंग पर मुस्कुराई थी शायद। रैक्सी में कोई इटालियन फिल्म चल रही है, बाइस्किल थी। इंटरनेशनल अवार्ड विनर है। आपको एतराज न हो तो अभी हो आइए। इसे देखने से नैतिक पतन नहीं होगा। कहते कहते श्रीमती दत्ता स्वयं हंस पड़ी थी। जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, जाना संभव न हो पाएगा। खैर, इतना कहकर 10 रुपए का एक नोट उन्होंने मेरी ओर बढ़ाया। चाय तो नहीं पी होगी आपने? चलते चलते उन्होंने पूछा था। उनका वाक्य भी पूरा भी नहीं हो पाया था कि नन्हा सा नौकर प्याला लेकर कमरे में आ गया। तभी दरवाजे पर पर्दा सरकने की सी आहट हुई और मेज पर रखी किताब तुम जल्दी जल्दी समेटने लगी थी। आज फिर वैसा ही रूप था तुम्हारा। जॉर्जेट की दुग्ध धवल साड़ी, बगुले के पंख जैसी, वैसा ही हिम श्वेत मखमली ब्लाउज, सुनहरे बालों पर इठलाता सफेद कमल सा नन्हा कोई फूल, बर्फ का तरासा हुआ टुकड़ा जैसा, पाँव में सफेद चप्पलें। हिम्बाला का सा तुम्हारा यह उज्जवल रूप आज कितना निर्मल निष्कलंक लग रहा था। तुम आज फिर एक बार इस धरती की जैसी नहीं लग रही थी नेहा। बाहर निकले तो कितना खुला खुला सा लगा था। क्राफ्टवेट हॉस्पिटल के नीचे एकदम ढलान था। घोड़ा स्टैंड में आज उतनी भीड़ नहीं दिख रही थी। ज्यों ज्यों जाड़ा बढ़ रहा था, सैलानियों की संख्या कम होती चली जा रही थी। अधिकांश दुकानें बंद हो गई थी। अब कुछ ही दिनों में सारे पिक्चर हॉल भी बंद हो जाएंगे। नोवेल्टी को तो बंद हुए शायद एक हफ्ता बीत गया था। नेहा आपकी बड़ी तारीफ करती है, तुम्हारी सोनल जिज्जी ने सड़क पर आते ही कहा। आपकी मेहनत से इसका डिवीजन बन जाएगा। पिछले होम एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे लाई है। मैं प्रत्युत्तर में क्या कहता। हाँ, मैंने देखा कनखियों से झाँक कर तुम मुस्कुरा रही थी। प्लेन्स के रहने वाले हैं ना? उन्होंने पूछा था। जी नहीं, यही पहाड़ का। कहाँ? जिम कॉर्बेट की पुस्तक मेन ईटर ऑफ चंपारण पढ़ी होगी ना? अभी कुछ ही साल पहले इसी नाम से हॉलीवुड की एक फिल्म यहाँ आई थी, उसी के पास। तुम्हारी सोनल जिज्जी मुस्कुरा रही थी। पर आपको देखकर लगता नहीं कि आप वहाँ के रहने वाले हैं। क्यों? मैन ईटर के प्रदेश का आदमी तो बड़ा खतरनाक होना चाहिए।
पर आप इतने भले हैं कि हम सब हंस पड़े थे उन्मुक्त हंसी में। हमारी आंटी के चिड़ियाघर के लिए एक मैन ईटर पकड़कर ला दीजिए ना, तुमने शरारत से हंसते हुए कहा था। एक शेर की कमी थी, वह भी पूरी हो जाएगी, सांप लंगूर तो हैं ही। तुम्हारे जीजी हंसने लगी थी। उनकी हंसी ठीक बच्चों जैसी थी ना, उनसे तुम्हारा स्वभाव कितना मिलता जुलता था। कुछ लोग पता नहीं क्यों जन्मजात इतने अच्छे होते हैं, सरल सहज सहृदय। हम तीनों ही पैदल रास्ता तय कर रहे थे। तुम्हें याद है, तुम्हारी जिज्जी ने रिक्शा में चलने के लिए कहा तो मैंने टाल दिया था। आदमी द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शा में बैठना अच्छा नहीं लगता। तब नैनीताल में साइकिल रिक्शे का चलन नहीं हुआ था ना। सड़क के ऊपर कुछ ऊंचाई पर था राक्षी। मैं लपक कर टिकट खिड़की की तरफ बढ़ ही रहा था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। आपसे किसने कहा? बड़ी आत्मीयता से पूछा था। आंटी जी ने। वह हंस पड़ी थी। आप रुकिए तो सही, बाइसिकल थी, कहीं भागा नहीं जा रहा। वह स्वयं खिड़की पर चली गई। लौटी तो हाथ में 3 टिकटें थीं। चलिए। मुझे तो हॉस्टल जाना है, मैं सिनेमा नहीं देखता। क्यों? क्या गंदी फिल्म है? जी नहीं नहीं। तो चलिए भी। जी नहीं। संकोच के साथ साथ मेरे स्वर में तनिक दृढ़ता भी थी। तो हम भी नहीं देखते। उन्होंने इतनी गंभीरता से कहा कि मुझे लगा यदि मैं न गया तो संभवतः ये भी नहीं देखेंगी। चलिए ना, उनका आग्रहपूर्ण स्वर था। विवश भाव से मैंने देखा और सचमुच में चलने लगा था, चाबी भरे खिलौने की तरह। किनारे वाली सीट पर तुम बैठी, फिर तुम्हारी जीजी, उसके बाद मैं, बहुत सिमट कर। हॉल में घुप अंधेरा था। पर्दे पर इस समय आने वाली किसी विदेशी फिल्म का ट्रेलर चल रहा था। टार्जन किसी कोई शक्ल का कोई विशालकाय अर्धनग्न आदमी अपनी प्रेमिका के साथ घने जंगल में बैठा सामने बिखरे बर्फीली पहाड़ी की ओर देख रहा था। प्रेमिका उसके बाहुपाश में बंधी थी। पर्दे पर देखने के बदले में नीचे फर्श पर कुछ टटोल रहा था अकारण। तुम्हारा ध्यान भी शायद पर्दे पर नहीं था। अपने जीजी के कानों के पास मुंह ले जाकर तुम शायद कोई महत्वपूर्ण बात बतला रही थी। यह उपन्यास आज यहीं तक। इसका बाकी हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।